हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट करना है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं अपने स्टडी मटेरियल पे और जहाँ से हमें पढ़ना है लॉ ऑफ एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या है, जहाँ पे जो एविडेंस की बातें हैं, लॉ ऑफ एविडेंस है, उसको कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हम लॉ ऑफ एविडेंस को कंसोलिडेट करते हैं, यानी लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स को यूज किया जा रहा है या फिर जितने भी बिल्स, एक्ट्स या फिर जो भी बातें की जा रही है उनको कंसोलिडेट प्लस डिफाइन किया जा रहा है प्लस अमेंड कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ हम आ जाते हैं मेन। हमने देख लिया इंट्रोडक्शन में क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, ये हमने पढ़ा है अपने सीआरपीसी वाले चैप्टर में कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसे कहा जाता है। मान लो जैसे कि जहाँ पे कोर्ट है, ठीक है, और दो पार्टीज हैं, वहां पे जब कोर्ट एक पार्टी से एक क्वेश्चन पूछेगी और वो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने आप को डिफेंस करेगा या सामने वाले के अगेंस्ट जाएगा, तो सामने वाली पार्टी से भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो वो जो दोनों पार्टी से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और फिर वो प्रोसीडिंग्स हो रही है, उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमने पहले तो ये देख लेते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे है सेक्शन 2 सबसेक्शन आई जो है, ये डिफाइन करता है ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, यानी एज अ प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी कि प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ का मतलब है कि आपसे जो है एविडेंसेस जो है आपसे बुलवाए जा रहे हैं, आपसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, कि मतलब आप शपथ खा के कह रहे हो कि ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया, तो आपसे एविडेंसेस ऐसे लिए जा रहे हैं, ऐसा मैंने किया या ऐसे मैंने विटनेस किया है या फिर यहाँ पे मैं नहीं था, ये चीज़ें जो भी आप ओथ पे बोल रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। However, the proceedings under the income tax are not judicial proceeding, यानी कि जो आपने बात की प्रोसीडिंग्स की इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, वो प्रोसीडिंग्स को आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहते हैं। That apart, the act is also not applicable to the proceedings before an arbitrator, और साथ ही साथ मतलब दो जनों पे ये जो प्रोसीडिंग्स वाला वर्ड है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। वो दो कौन से टर्म्स यूज हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स में जो प्रोसीडिंग्स की बात होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होता है। सेकेंडली, जो आर्बिट्रेटर के आगे आप जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, जब अब बात आती है एफिडेविट की। एफिडेविट क्या है, एक डिक्लेरेशन है आपकी तरफ से जहाँ पे आप इस चीज को कंफर्म कर रहे हो एक ओथ लेके, यानी कि वो भी एक ओथ है कि भैया मैं शपथ खा के कह रहा हूँ मैंने ये नहीं किया है, या मैं शपथ खा के कह रहा हूँ कि हाँ ये जो प्रूफ है ये रियल है या फिर जो भी है। ठीक है, आप एफिडेविट दे रहे हो, एक रिटन डॉक्यूमेंट पकड़ा रहे हो कोर्ट को, और वो ऑन द बेसिस ऑफ ओथ होता है। तो वो भी क्या है, उनको भी जो है फैक्ट, मतलब कि ये एफिडेविट को, इन डिक्लेरेशन को भी एविडेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, किसी भी केस में एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब भैया अगर इनको एविडेंस नहीं माना जाता है तो प्लीज बता दो कि एविडेंस कहाँ किसे जाता है, एविडेंस है क्या। तो एविडेंस क्या है, एविडेंस ऐसा टर्म है जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। उसका मतलब क्या है, मीन्स और इंक्लूड्स। ठीक है, मीन्स और इंक्लूड्स दोनों वर्ड को ध्यान में रखना। मीन्स यानी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, और ये फिर इंक्लूड भी कर रहा है, यानी दोनों डेफिनेशन है ये। All statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of facts under inquiry, such statements are called oral evidence। यानी कि जो कोर्ट जो है आपसे एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट, मतलब कोर्ट आपसे एविडेंसेस परमिट कर रहा है आपको कि भैया ये जो आप विटनेसेस, आप एविडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको ओरल एविडेंस कहा जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट ने परमिट किए हुए हैं कि जो भी विटनेस है उस स्टेटमेंट का, मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रहा है या फिर जो भी वो फैक्ट है, केस है, उसके रिगार्डिंग में जो विटनेस है वो जो स्टेटमेंट्स दे रहा है उसको कोर्ट परमिट कर रहा है कि मतलब ये स्टेटमेंट्स आ सकते हैं उस मैटर ऑफ फैक्ट के लिए अंडर इंक्वायरी। उनको क्या कहते हैं, उनको ओरल एविडेंस कहते हैं। अब दूसरा क्या आता है, यहाँ हमने अगर एक एविडेंस का पार्ट पढ़ा है तो पार्ट पढ़ा है, नहीं पार्ट पढ़ा है, तो दूसरा एविडेंस भी होगा कोई।
ठीक है। दूसरा एविडेंस यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे कौन से होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। हम डॉक्यूमेंट से मतलब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट कोई पेपर रिलेटेड तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में ही होगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के दौरान जब कोर्ट के आगे वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि जिसमें कि किसी भी तरीके का रिटन रिकॉर्ड भी हो, उसको भी क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। द वर्ड एविडेंस इन द एक्ट signifies only the instrument by means of which relevant facts are brought before the court, witnesses and documents, and by means of which the court is convinced of these facts। यानी कि जब कोर्ट में कोई किसी भी तरीके का एविडेंस जो आता है ना, अब यहाँ पे जो हम एविडेंस वर्ड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस रेलेवेंट यानी जो फैक्ट है, जो केस है, उसी के रिगार्डिंग जो कोर्ट है वो परमिट कर रहे हैं, यानी उसी केस के रिगार्डिंग, उसी फैक्ट्स के रिगार्डिंग कोई विटनेस या डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एविडेंस बोलते हैं। यानी यहाँ पे एविडेंस वर्ड का मतलब ये है कि उस रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का आप विटनेस या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हो कोर्ट को, उनको क्या बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना थोड़ा सा यहाँ ये वाला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। और एविडेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी आइदर हमने देख लिया, या तो ओरल हो सकता है, फिर पर्सनल, दैट इज ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, एंड डॉक्यूमेंट्री यानी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं विच में बी अड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रूव अ सर्टेन फैक्ट। यानी क्यों क्यों आप वो डॉक्यूमेंट्स को आगे कोर्ट के आगे ला के रखोगे, क्यों, क्योंकि इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है, विच इज एन इशू, ठीक है। फैक्ट इज एन इशू जो वाला वर्ड टर्म है ना, हम इसको देखेंगे आगे, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, जिसको यहाँ पे दे भी रखा है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल फैक्ट, ठीक है। तो इसको अभी हम इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको हम नोट्स में देखेंगे अच्छे से। देयर मस्ट बी एन ओपन एंड विजिबल कनेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल फैक्ट एंड द एविडेंशियल फैक्ट। अच्छा, यहाँ पे अब हमें प्रिंसिपल फैक्ट देखना पड़ेगा। देखो, प्रिंसिपल फैक्ट क्या होता है, जो कि आपका फैक्ट है कि भैया मान लो ए ने बी का मर्डर किया है, या ए ने बी के घर से, क्रिमिनल केस ले तो ए ने जो है ए ने बी के किसी दूर के रिश्तेदार को बोल के ए को बी को मरवाया, डायरेक्टली खुद नहीं मारा। अब ये प्रिंसिपल फैक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है ना, इसके बेसिस पे एविडेंस को लाकर रखना एविडेंशियल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स आर विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन दो नॉट इन इशू place or at different places and type and different times and places। फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपने अपने माइंड या अपने सेंसेशन से कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, कुछ भी फील नहीं बोल सकते, मतलब फील करने से क्या फैक्ट बनेगा, बट आपको जो भी पता चला है, आपके खुद के कॉमन सेंस से पता चला है, आपने देखा है, आपको किसी ने आके बताया है, आपने खुद वो विटनेस किया है, या फिर आपको ना कहीं से कुछ फ़ील हुआ है ऐसा कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, उसको तो पहली बात फैक्ट बोलते हैं। वो किसी भी जगह हो सकता है, कहाँ किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। इन जनरल द रूल ऑफ एविडेंस आर सेम इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। दोनों में जो है ना, एविडेंस के रूल्स तो सेम ही लगने वाले हैं, लेकिन जब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड मार्क्ड डिफरेंस एज टू द इफेक्ट ऑफ एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के एविडेंस की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक एविडेंस आ जाने की वजह से उस पर बिलीव नहीं कर लेते कि हाँ चलो 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 आप पनिशमेंट दे देते हैं, कि ये जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं ये वैलिड है। जब हम बात कर रहे होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, वहाँ पे एविडेंस को भी बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल उसकी की जाती है कि ये एविडेंस जो है ये वैलिड है कि नहीं है, या फिर ये केस कहीं और मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स को देखा जाता है, बहुत तरीके के एविडेंस वहाँ पे निकलते हैं। फिर वही हम बात कर ले सिविल की, तो सिविल केसेस में इतना ज़्यादा एविडेंस को ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की जाती है, वहाँ पे कभी कभार अज्यूम भी कर लिया जाता है कि एविडेंस सही ही है, वैलिड ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है पनिशमेंट जो है, ये पेनल्टी जो है बहुत ज़्यादा हाई है,
और सिविल में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत लाइटली नहीं कह सकते, मतलब जो सिविल में भी फँसते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। बट वहाँ पे जो पेनल्टीज़ होती है वो क्रिमिनल से कम होती है। क्रिमिनल केस बहुत सीरियस केसेज़ होते हैं। तो वहाँ पे फिर जो एविडेंस है कि मतलब ऐसा नहीं किसी ने आके आपको कुछ कह दिया है, आपको उसके रिगार्डिंग छोटा-मोटा एविडेंस भी मिल गया है, जो कि नॉर्मल लोगों की नज़र में बहुत बड़ा हो सकता है। पर अगर आप कोर्ट की नज़र से देखो तो वहाँ पे वो उनको और डीपली जाना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है, आई थिंक मतलब अब तो उस केस के बारे में कोई न्यूज़ आती भी नहीं है और शायद हम में से बहुत कम लोग हैं जो उसमें अब मतलब अपना जो है अपने आप को डिप्रेस कर पा रहे हैं। तो उस केस में क्या है, वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये कोई केस छोटा-मोटा केस नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि किसी एक केस को मतलब जो दिखने में सुसाइड था, बट अब उसमें बात हो दिखने में या फिर जैसे भी सुसाइड जिसको बोला गया था, बट घूम फिरा के जो लोगों ने विटनेसेस दिए हैं, जो लोगों ने क्या बोलते हैं एविडेंस दिए हैं, प्रूफ्स दिए हैं, ठीक है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही, मतलब कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी प्रूफ्स वगैरह आए थे, बट उन प्रूफ्स पे अगर कोर्ट बिलीव करने लग जाए या फिर उनको प्रूफ्स पे कोर्ट बिलीव ना भी करे, मतलब इग्नोर कर दे या फिर उन पे बिलीव पूरी तरीके से बिलीव कर दे, तो कौन फँस सकता है? शायद कोई अ जो फँसने वाला हो, जो मतलब कि सच में जिसने वो क्राइम किया हो, वो बच के निकल भी सकता है। तो कोर्ट को क्या है बहुत टाइम लगाना, अब इस इतना टाइम लगता है कि नहीं लगता पता नहीं। बट एविडेंसेस को ऐसे केस के एविडेंसेस में ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो एविडेंस आया आपको लाखों लोग मिलके बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस बंदे को सूली पे चढ़ा दोगे। बट इस ठीक है? तो यहाँ पे एविडेंसेस को बहुत अच्छे से जाँचा परखा जाता है ताकि कोई बेगुनाह जो है वो ना फँसे, ठीक है? अब हम हो सकता है और यहाँ पे गिल्ट मस्ट अमाउंट टू अ मॉरल सर्टेनिटी, यानी कि सबसे पहले क्या है, आपका जो है आप मतलब किसी भी एविडेंस से पहले सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मेंस रिया। पहले गिल्टी माइंड होना हर केस में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अरे भैया भैया, आगे आ जाते हैं हम और ये हो रहा है हैंग। ओफो, स्कीम ऑफ द एक्ट पे आ जाते हैं। एक्ट की स्कीम से पहले हम देख लेते हैं फैक्ट को। फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट का मीनिंग ये चीज़ देख लेते हैं, रुको। फैक्ट का मतलब अभी हमने थोड़ी बहुत बात की है फैक्ट के बारे में। फैक्ट क्या है? फैक्ट का मतलब है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, यहाँ पे भी इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दोनों का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एविडेंस की। भैया एविडेंस तो कुछ भी निकल सकता है आगे चल के। आपने अगर उसको क्या बोलते हैं कि मीन्स लगा के कर दिया, फिर तो कहाँ से कोई और बात इसमें घुसने की कोशिश करेगी। फैक्ट का मतलब क्या है? एनीथिंग, सबसे पहले एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है फैक्ट। स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। हमारे सेंसेस के थ्रू हम किसी भी चीज को उसके स्टेट या फिर उसके रिलेटिंग, रिलेटिंग वर्ड सही था, रिगार्डिंग, यानी कि उस चीज के रिगार्डिंग हम कुछ भी समझने अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। सेंसेस पता है सबको, मतलब सेंसेस वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग में घुसने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है? आप परसीव कर सकते हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। भैया पहले ही बोल दिया, एनीथिंग। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग, मेन क्या है? बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। जैसे कि कल रात को मेरे घर में, नहीं मतलब ऐसी बातें बोलते हुए डर लगता है, बट फिर भी कल रात को मेरे घर में लाइट चली गई थी और मुझे ना मतलब जोर जोर से चलने की आवाज आई किसी की, और उसके तुरंत बाद ना पता चला मोहल्ले में चोरी हुई है। तो ये क्या था? ये फैक्ट है ना, मतलब मुझे पहले तो फ़ील हुआ कि यार किसी के चलने की आवाज़ आई है, उसके बाद कुछ बातें पता चल गई, तो फैक्ट है ये। दूसरी बात और अगर कह दें तो मैंने मतलब मैं मार्केट में जा रही हूँ, मैंने देखा बाइक पे 2 लड़के आए हैं, एक आंटी अच्छा खासा फ़ोन लेके चल रही है, बात करते हुए चल रही है, मस्त बात करते हुए चल रही है और ब्लूटूथ से बात कर रही है, फ़ोन से भी नहीं कर रही। फ़ोन उनका पर्स में रखा हुआ है।
चल रही है। अब वो जो लड़का है ना, मतलब जो बाइक पे 2 लड़के थे, उन्होंने ब्लूटूथ तो निकाला, पर्स भी छीन के ले गए। ये जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या क्या है ये फैक्ट है, ठीक है? तीसरा एग्ज़ाम्पल दे दें। कल मैं सुबह-सुबह जा रही थी मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है? जो कि मैं जाती नहीं हूँ, बट मैं सुबह-सुबह जा रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी। तो मैं जो वॉक पे जा रही थी, तो मैंने देखा कि जैसे कि बहुत प्यारे लोग हैं जो अपना पेट रखते हैं और अपने पेट को दूसरों के साथ फ़ैमिलियर कराने की कोशिश करते हैं। मतलब वो समझते हैं उनका पेट है, सबको तो समझता ही होगा ना। तो उनका पेट था जो कि पेट डॉग था, ठीक है? डॉग ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो मतलब उन्होंने समझा छोड़ देते हैं, मतलब जानवर ही तो है, क्या ही कर लेगा किसी का। अब वो उनका डॉग, जो भी था उनके डॉग का नाम, वो किसी एक अंकल के पीछे, चलो किसी अंकल का क्या, मेरे पीछे ही भागा। मैं अपना मस्त चल रही हूँ, मैंने कहा आज चल लेते हैं, आज कर लेते हैं मॉर्निंग वॉक, ठीक है? मेरे पीछे भाग रहा है वो, मैं अपना म्यूज़िक लगा के चल रही हूँ। अब जो मैंने मॉर्निंग वॉक की है, मतलब जो मैंने सालों में नहीं की होगी, उतना वेट मेरा 1 दिन में घटा है। मैं भागी हूँ, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है मैं सच में हुआ है मेरे साथ, बट मैं भाग रही हूँ। तो ये क्या फैक्ट है? अब ये बात मैं घर पे आके अपने पापा को बता रही हूँ कि तो ये क्या फैक्ट है? ये मेरे साथ तो हुआ है, पर ये भी ऐसा थोड़ी है कि मेरे साथ कोई चीज़ होगी तो वो फैक्ट नहीं होगी। मेरे साथ हुई है, मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और मैं ये बात जाके किसी और को बता रही हूँ, जो किसी और को भी बता रही हूँ तो भी वो फैक्ट है। तो यानी कि भैया कुछ भी, आपने अपने सेंसेस से कुछ भी परसीव किया है ना, फैक्ट है। किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया, फैक्ट है। किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया, फैक्ट है। कि जिन लड़के लड़की का ब्रेकअप हुआ था वो रिलेशनशिप में आ गए, फैक्ट है। कुछ भी फैक्ट हो सकता है। फैक्ट में मतलब कि दुनिया भर की नदियां बहाना फैक्ट है, ठीक है? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, आपकी कोई भी मेंटल कंडीशन है, ठीक है? ऑफ विच एनी पर्सन पर्सन इज कॉन्शियस, इस वर्ड का मतलब हम बहुत आराम से देखते हैं। कॉन्शियस वर्ड का मीनिंग अब सब हमको पता है, कॉन्शियस वर्ड क्या होता है। अब इसमें मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस कर लो, तो यहाँ पे ना दोनों पार्टी, मतलब दोनों के जो फेवर में होते हैं लोग, यानी कि कोई बीजेपी के फेवर में होता है, कोई कांग्रेस के फेवर में होता है, कोई नोटा वालों के फेवर में होता है, ठीक है? नोटा यानी नन ऑफ द अबव वाले के फेवर में, कोई आपके फेवर में होता है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों जो तीनों के सपोर्टर्स हैं ना, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। और जो ये नन ऑफ द अबव वाले होते हैं ना, मतलब इनको नहीं पता चल रहा होता दुनिया भर में क्या चल रहा है, इनको नहीं पता चल रहा होता, मतलब इनको पता हो के भी नहीं इग्नोर कर रहे होते चीज़ों को, क्योंकि इनका जो खुद का मेंटल पीस होता है ना, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है अपनी लाइफ के कंडीशंस को लेकर, यानी कि मतलब 15 अटेम्प्ट लग गए हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मतलब छोटी-छोटी कंडीशंस होती हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इनको बहुत बड़ी लगती है, जैसे कि मैं, ठीक है? तो इनका ना मतलब सांसारिक जीवन से, इन मोह-माया से इनका दिमाग मतलब बिल्कुल ही उठ चुका है, मन। तो जब हम बात करते हैं जिनका अभी मोह-माया में है इंटरेस्ट, वो कौन है? ये बीजेपी सपोर्टर्स, कांग्रेस सपोर्टर्स, आम आदमी सपोर्टर्स, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं है, जो कि गलत बात है, बट ठीक है। अब ये क्या होता है, इनके जो सपोर्टर्स होते हैं, आप ना उनसे कभी बहस नहीं कर सकते, फिर चाहे वो किसी का भी सपोर्टर हो। मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के सपोर्टर की बात नहीं हो रही है, तीनों के सपोर्टर की बात हो रही है। आप कभी उनसे बहस नहीं कर सकते, और कर भी ली तुमने, मतलब कर भी ली गलती से, मतलब तुम्हारी मत मारी गई फिर भी तुमने कर ली बहस, तो तुम जीत नहीं सकते। तुम उस चीज़ को ना, मतलब अपनी ज़िंदगी के 10 दिन बर्बाद कर दोगे ये सोचने में कि मैंने गलत बात कहाँ बोली, या उसने ये बात बोल कैसे दी। तो ये यहाँ पे क्या है, आप एक ओपिनियन को होल्ड कर रहे हो, जिसको लेकर आप बहुत कॉन्शियस हो। यानी कि मतलब मान लो मैं कोई ओपिनियन रखती हूँ कि भैया ये वाली जो पार्टी है ना, ये देश का भला कर देगी। और मैं एक ओपिनियन रखती हूँ कि ये पार्टी जो है ना, ये हट जाए तो देश सुधर जाएगा। मतलब इसके हट, मतलब मेरे जो ओपिनियंस है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ मैं उनको लेकर, इस टाइम पे या फिर भले ही पूरी ज़िंदगी। जो ओपिनियंस या मेरी कोई इंटेंशन है किसी को लेकर कि यार, मतलब इस वाले बंदे को नहीं देखना मुझे, इसकी इसकी शक्ल ही नहीं पसंद मुझे। मैं कुछ भी, मेरा इंटेंशन उसका ना कुछ बुरा करने का है, तो वो क्या है, एक सर्टेन इंटेंशन को मैं अपने होल्ड करके चल रही हूँ। या फिर मैं किसी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, मेरा कोई फेथ है किसी में, ठीक है? या फिर किसी में, मतलब किसी का कोई फ्रॉड कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके का एक पर्टिकुलर सेंस जिसको लेकर, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। उसको क्या बोलते हैं,
वो मेरी मेंटल कंडीशन है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। वो मतलब फिज़िकल भी हो सक मतलब एक तो फिज़िकल हमने देख लिया, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे हो सकता है, ठीक है? जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। थर्ड फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात हो रही है ना, इसका लेना-देना इस पार्ट से है। यानी कि मेरा दिमाग किसी चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो रखा है। वो मेरे बिलीव्स हो सकते हैं, मेरी इंटेंशन हो सकती है, मेरे ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है? तो इनको बोलते तो हैं, पर ये चला कहाँ गया मैंने जो इनको बोलते हैं हमारे मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस। हमारा कोई भी मेंटल कंडीशन है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ठीक है? यहाँ पे इलस्ट्रेशंस आ जाएँगे, जैसे कि दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। कि कुछ चीज़ें हैं जिनको एक ऑर्डर में रखा गया है, एक सर्टेन जगह पे रखा गया है, फैक्ट है भैया। दैट अ मैन हियर्ड और सॉ समथिंग, एक इंसान ने कुछ देखा, ये देखा नहीं, पहले हियर्ड है, तो एक इंसान ने कुछ सुना और देखा, फैक्ट है। भले ही उसने आधी बात सुनी, आधी बात नहीं नहीं सुनी, फैक्ट है फिर भी। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड, कुछ बोल दिया किसी भी इंसान ने, फैक्ट है। दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, जो भी हमने बात की, ओपिनियन है किसी के, इंटेंशन है कुछ, या कोई चीज़ गुड फेथ या फिर फ्रॉड है उसको करना, या कोई पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर रहा है और उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो रखा है। क्या है ये? अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये है फैक्ट, ठीक है? और अभी नीचे नहीं हो रहा है। अच्छा, 2 दिन पहले मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसको मतलब मुझे सुन के नहीं, देख के हँसी आई थी कि बॉय हैड कमेंटेड कि तुम्हारी आवाज़ ना थोड़ी दबी हुई लगती है। तो भैया यहाँ पे कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन तो हो नहीं रहा कि मैं अपनी दबी हुई आवाज़ को उठा के, जो भी मेरी रियल आवाज़ होती है, मतलब मैं यहाँ पे कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ या फिर कुछ भी, मतलब मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग तो कर नहीं रही अपनी वॉइस को लेकर। जो मुझे मेरा मेन जो फ़ोकस होता है वो होता है, यहाँ जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ जो चैप्टर चल रहा है उसको समझाना। मतलब मेरा वॉइ अगर आपको मेरी वॉइस से तकलीफ़ हो रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से। बट इंटेंशन मेरा यहाँ पे इस चैप्टर को कवर करना है। मेरा इंटेंशन आपको मेरी मधुर या आवाज़ को इम्प्रूव करना नहीं है। जहाँ मेरी कमियाँ हैं वहाँ पे मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, प्लस जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है उनकी हेल्प करना है। वॉइस से कोई लेना-देना नहीं है या लुक्स से कोई लेना-देना नहीं है इस वीडियोज़ में तो। वैसे लुक्स तो दिखते ही नहीं हैं। बट वॉइस से मेरा इस वीडियो का या फिर मेरे चैनल का कोई लेना-देना नहीं है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या फिर अ, मैंने कुछ बोला है, जो मैंने कुछ समझाया है जो कि गलत है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या उसके लिए आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बट वॉइस थोड़ा रेलेवेंट नहीं लगा मुझे। क्रिटिसिज्म आ सकता है, बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म थोड़ा फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए, राइट? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे ही पता नहीं क्यों नहीं मूव ऑन होता कभी। इलस्ट्रेशंस हैं यहाँ पे, फैक्ट्स एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, ये पढ़ना था। हाँ, फैक्ट्स एंड इशू मैंने बोला था, फैक्ट्स एंड इशू इधर है। अच्छा, एक मिनट, ये इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन तो अभी बताया नहीं, यहाँ पे मार्क था, हट गया। हाँ, ये इलस्ट्रेशन तो हो रखे हैं आपको। अच्छा, साइकोलॉजिकल और फिजिकल में अगर आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे बोला सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, फैक्ट है। ये कैसा फैक्ट है? हमने देखा एक फिजिकल फैक्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। तो जो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर माइंड, और जो भी फिजिकल फैक्ट होता है वो होता है जो हम चीजें देख रहे हैं, ठीक है? आईज से रिलेटेड आप कह सकते हो, मतलब जो चीज हमें दिख रही है या जो चीज हम सुन पा रहे हैं उसको, जो हम अपने ना 5 सेंसेस से फील कर पाते हैं, और जो चीज हमारे डायरेक्ट माइंड से जाती है, माइंड को रिलेट करती है, वो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं ये बोल दूं 5 सेंसेस की बात हो रही है। मतलब एक्यूरेट ऐसे 5 सेंसेस नहीं है, बट अभी मेरे को जो समझ में आ रहा है वर्ड यहाँ पे बेस्ट जो रहेगा फिजिकल फैक्ट्स को समझाने के लिए, वो मुझे 5 सेंसेस ही लग रहा है। क्योंकि आप किसी चीज को देखते हो तो वो भी फैक्ट है, आप किसी चीज को सुनते हो तो वो भी फिजिकल फैक्ट हुआ। आपने किसी मतलब ये जो वर्ड है दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स,
तो आपने ये भी कुछ सुना है कि किसी ने कुछ सर्टेन वर्ड्स कहे हैं, अपने मुँह का यूज़ करते हुए कहा है, फैक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 5 सेंसेस स्मेल तो फैक्ट्स में नहीं आएगा, मतलब सूंघ के कौन-सा फैक्ट पता चलेगा? बट ठीक है, 5 सेंसेस नहीं तो 2-3 तो यूज़ हो ही जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे दैट अ मैन, अब ये क्या है? ये हमारा फिज़िकल फैक्ट हुआ ना? ये क्या है? मैन हियर्ड और सॉ समथिंग, सेम फिज़िकल फैक्ट, सर्टेन वर्ड्स कहे हैं, फिज़िकल फैक्ट। फिर है सर्टेन ओपिनियन, ओपिनियन की बात की है, इंटेंशन की बात की है, फेथ, फ्रॉड, हमारे माइंड से रिलेटेड है ये, ठीक है? तो यहाँ और टाइम कॉन्शियस वैसे ही आ गया, तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, एंड आई नो द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजिकल। मुझे 8th क्लास से ही पता है कि पी साइलेंट होता है। हाँ, मैं शो ऑफ कर रही हूँ। नहीं, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती। ठीक है। दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन क्या होता है यार? रेपुटेशन हमारे 5 सेंसेस में, हमारी आँखों में, हमारी मतलब वो ज़ुबान पे है, हमारे हम नाक से सूँघ सकते हैं रेपुटेशन, या हम कान से सुन सकते हैं रेपुटेशन। रेपुटेशन तो यार दिलो-दिमाग का खेल है, तो ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप किसी की रेपुटेशन को कैसे सेंस करते हो? अपने माइंड से सेंस करते हो, ठीक है? Okay, now we have facts in issue and relevant facts. फैक्ट्स इन इशू क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में क्या डिफरेंस है? तो अभी देख लेते हैं फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, एक मिनट, पेन कोई खूबसूरत सा ले लेते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 क्या कह रहा है? एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग और ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such other facts are hereinafter declared to be relevant and of no others। बड़े ही प्यार से इस चीज को समझना क्या कह रहे हैं। फैक्ट इन इशू वाले जो होते हैं, यानी कि पहले सिंपल सी बात क्या है, फैक्ट इज इन इशू, फैक्ट इन इशू का मतलब है कि जिस भी केस के रिगार्डिंग जितनी भी आगे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, यानी कि मान लो मैंने बोला है कि राहुल ने रेवती के घर में जाके विकास नहीं, ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकती मैं नोन में, राहुल ने रेवती के घर में जाके किसी सी को मारा है, मतलब स्टैप कर दिया, मार दिया, ठीक है, रामपुरी चाकू से मारा है। अब रेवती के घर में ये हुआ है, रेवती को पता चला, रेवती ने केस किया, राहुल पे केस हुआ, राहुल, ठीक है, राहुल जो है अक्यूज हो गया, यहाँ पे राहुल को आगे उस पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अब वेट अ सेकेंड, एक, हाँ, तो रेवती के घर में जाके सी को मारा था ना, स्टैब कर दिया था, रामपुरी चाकू से मारा था। अब भैया जब बात ये कोर्ट में बात पहुंची तो बोला कि चलो ठीक है, राहुल ने रेवती को मारा है, राहुल ने सी को स्टैब किया है विद रामपुरी चाकू। तो अब ये जो रामपुरी चाकू आया है, ये कहाँ से आया? पहले ये पता लगाओ, ये रामपुरी चाकू है कि नहीं है? तो एविडेंस में पता चला रामपुरी चाकू मिल गया। चलो रामपुरी चाकू नहीं मिला, रामपुरी चाकू को ना राहुल ने क्या किया, जाके कहीं मिट्टी खोदा और वहाँ पे जाके छुपा दिया किसी काली पहाड़ी के पीछे, ठीक है? अब उस काली पहाड़ी के पीछे जाने के लिए राहुल ने किया था कैब उसी रात को जिस रात को सी का मर्डर हुआ था वो रामपुरी चाकू से। लेकिन इससे पहले ना कोर्ट ने क्या कहा कि हम रामपुरी चाकू बाद में ढूँढेंगे, रामपुरी चाकू नहीं मिला तो कोई नहीं। अभी पहले ये बताओ कि सी को मारने के पीछे कोई रीज़न हो सकता है क्या? अगर कोई रीज़न है तो ही राहुल ने मारा होगा। ऐसे उसका इंटेंशन, मतलब ऐसे तो नहीं चल रहा है, रेवती के घर में घुस गया, रेवती को जानता नहीं, सी को जानता नहीं, जाके स्टैब कर दिया। कुछ ना कुछ पीछे तो लफड़ा रहा होगा, या तो राहुल को किसी ने पैसे दिए होंगे। वो पैसे देने वाला कौन है? उसको ढूँढो। तो ये क्या है? फैक्ट एंड इश्यू है। उस केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब उस केस के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं और उन फैक्ट्स में और घुसा जा रहा है और नए फैक्ट्स निकाले जा रहे हैं, फैक्ट एंड इश्यू है। ठीक है? तो अभी राहुल ने सी को जो स्टैब किया है, उससे रिलेटेड पता चला है कि राहुल जो है, राहुल को पैसे दिए गए थे और राहुल को पैसे देने वाला कौन है? मतलब राहुल की जो फ़ोन कॉल है ना, वो निकाली गई। राहुल को पकड़ लिया पुलिस वालों ने। फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली गई। रिकॉर्डिंग में पता चला किसी बी नामक व्यक्ति ने राहुल को फ़ोन करके, राहुल जो है सुपारी लेने वाला है, राहुल पे पहले भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है? तो उससे पता चल गया ये राहुल कौन है, राहुल को पकड़ लिया, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। राहुल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली, राहुल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के पता चला 2 रात पहले किसी बी नामक व्यक्ति का फ़ोन आया था।
बी नामक व्यक्ति ने क्या कहा है कि भैया मुझे जो ये सी से ना प्रॉब्लम हो रखी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ये मेरे और यानी ए और बी, मतलब ए उसकी गर्लफ्रेंड होगी या कोई भी होगी, ये ए और मेरे बीच में आने की कोशिश कर रहा है। मतलब वैसे तो ए और सी के बीच में बी आने की कोशिश कर रहा है, बट ए और बी के बीच में सी आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो राहुल ने क्या कहा, सॉरी बी ने क्या कहा, इसको टपका डालो। मतलब इसको कैसे भी, किसी भी तरीके से, जो भी तुम्हारे पास वेपन है, टपका डालो। तो भैया राहुल ने क्या कहा, राहुल ने कहा भैया मेरा जो धंधा है ना, वो मैं अलग-अलग वेपन्स में नहीं करता। मेरी जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस इन हैंड, वो है मेरा रामपुरी चाकू में ही चलता है हाथ, ठीक है, ठीक है? तो मैं बहुत मक्खन से जो कर पाऊँगा ना, मैं वो रामपुरी में ही कर पाऊँगा। मेरे को अलग-अलग वेपन से आता ही नहीं है। मेरी प्रैक्टिस जो है, मेरे को 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो रामपुरी में है। तुमको अगर कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए तो फिर भैया पैसे तो लगेंगे। तो बी ने क्या कहा, भैया ए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तेरे को ना अपने बजट से ज़्यादा पैसे दूँ। मेरे पास इतना ही बजट है, तू रामपुरी से ही टपका दे उसको, जो तेरे पास है उसी से। तो राहुल ने जाके रामपुरी से टपका दिया। अब राहुल के पास जो रामपुरी था ना, वो रामपुरी, वो मतलब ऐसा नहीं है रामपुरी चाकू उसके पास पड़ा रहता है। एक से नहीं करता, वो एक ही चाकू से मर्डर नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है एड्स वेड्स हो जाए मरने वाले को, क्योंकि फिर एक ही ब्लड दूसरे में लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो साफ तो करता नहीं था। तो उसने सोचा कि साफ-वाफ करने का झंझट कौन पालेगा? धोऊँ फिर साफ करूँ, तो उसने वो जो चाकू यूज़ करता है ना, वो उसको ना दफना देता है। कहाँ पे? मिट्टी के नीचे। मतलब इतना गधा है कि वो सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न के साथ मर्डर्स करता है। तो पुलिस वाले को पता है भैया यही यही राहुल ने किया होगा इस पैटर्न के साथ तो। तो फिर हुआ क्या? राहुल ने नया चाकू खरीदा। नया चाकू खरीदने के लिए वो गया, काली पहाड़ी के पीछे कोई दुकान है, वहाँ पे गया। मैं जगहों के नाम तो ले नहीं सकती, ठीक है? तो काली पहाड़ी के पीछे कोई दुकान है, वहाँ से रामपुरी चाकू लेकर आया। चलो जी, ले आया। अब जब कॉल रिकॉर्डिंग्स निकली तो राहुल ने बी को बताया था कि मैं रामपुरी चाकू यहाँ से लेकर आऊँगा। तो रामपुरी चाकू नहीं, उसने नहीं बताया था। रामपुरी चाकू बेचने वाले जितने उस एरिया में लोग थे ना, पुलिस ने सबको ट्रेस किया। जाके सबको पूछा। तो पता चला भैया राहुल जो है अपनी साइकिल पे आया था काली पहाड़ी के पीछे वाली दुकान पे, ठीक है? वहाँ से लेकर गया था, अपना नाम पता सब कुछ लिखवा के गया था। राहुल को पकड़ लिया। अब राहुल को मतलब इतना लताड़ा पुलिस ने, क्योंकि फिर हुआ था ट्रायल राहुल का। पहले तो बड़ी प्यार से पूछा गया उससे इन्वेस्टिगेशन में, ओ इन्वेस्टिगेशन कह रही हूँ, उससे जो इंक्वायरी हुई बहुत प्यार से पूछा, नहीं बताया। फिर हुआ उसका ट्रायल। मतलब फिर पता ही है आपको, ट्रायल में बहुत ही प्यार से, बहुत आरती उतार के पूछा जाता है। पूछा उससे, उसने बता दिया, उसने मतलब इतना एक्सपीरियंस बंदा नहीं था, उसने ले लिया बी का नाम। अब ये जो चीज़ें हमने अभी निकाली है ना, कि ये हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, कि राहुल की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। राहुल ने इसको फ़ोन किया था, राहुल को फ़ोन आया था, राहुल सुपारी वाला है, राहुल इस उस चाकू से करता है, राहुल का ये पैटर्न है करने का। ये क्या है? फैक्ट एंड इश्यू है। यानी उस केस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स में आप, मतलब जितने फैक्ट्स में वो होता है ना, प्याज़ छिलते जाओ, छिलते जाओ, छिलते जाओ। तो फैक्ट एंड इश्यू क्या है? उस केस से रिलेटेड एक बात निकलती है, फिर उस बात की फैक्ट में जाते हैं, फिर दूसरी बात निकलती है, उस फैक्ट में जाते हैं। तो ये है फैक्ट एंड इश्यू। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? अब हमारा पॉइंट आता है रेलेवेंट फैक्ट। एक बार यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन इनका भी देख लेते हैं, बड़ी इज्जत से इन्होंने बनाया कि ए है, ए का ट्रायल हो रहा है, किस लिए? कि उसने बी का मर्डर किया बाय बीटिंग हिम अप विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। कि मतलब उसने बी को मारा है, उसको मारने मतलब कि उसकी डेथ हो जाए, इस इंटेंशन के साथ। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। ये फैक्ट्स निकल कर आए हैं। ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। ए ने बी को कैसे मारा? क्लब से मारा। उसके बाद है क्लब, पता है ना क्लब क्या होता है? क्लब से मारा है। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग। तो ए ने बी को मारा है, जो ए ने बी को मारा है उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है? एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। ए का इंटेंशन ही क्या था कि बी की डेथ होना। तो ये क्या है? एक फैक्ट था, उसके रिलेटेड इतने सारे फैक्ट निकल के आए हैं। कि पहले तो एक फैक्ट था कि ए को ए का ट्रायल हो रहा है, किस उससे, कि क्या मोटिव से, कि पता चला है कि ए ने बी का मर्डर किया है। ए को इस चीज के लिए ए के खिलाफ जो है कंप्लेंट आई है। उसके बाद फिर ए ने बी का मर्डर किया। अच्छा, कैसे किया है? क्लब, एक क्लब से उसको मारा है। फिर ठीक है,
क्लब से मारा है, उससे क्या हुआ, उससे उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उस ऐसे मारा है कि उससे उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ए का इंटेंशन यही था, ए का इंटेंशन यही था कि वो बी को मारे। तो ये क्या उस फैक्ट से और फैक्ट निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना रेलेवेंट फैक्ट पे। अच्छा, अभी जो मैंने केस लिया था ना, वो राहुल भी ये सारे वाला, उसमें जो हमने बोला कि भैया जो जो बातें मैंने बोली थी कि किसी पुलिस ने ट्रेस किया तो पुलिस को पता चला कि बी, हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकली तो पता चला बी का कॉल आया था। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग्स निकली फिर पता चला बी का कॉल आया था, ये क्या है, बी का कॉल आना रेलेवेंट फैक्ट है। यानी कि पहले चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि उस केस से क्या हुआ, फिर हम थोड़ा क्लियर समझ पाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने कहा कितने लोगों के नाम लिए, मैंने 3 लोगों के नाम दिए। रेवती वेवती अभी रहने देते हैं। 3 जने यहाँ पे, ए बी सी, और एक है राहुल जो कि है असली सी। लेकिन हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, राहुल ने बी को स्टैब किया, बी सी ओ सॉरी सी को स्टैब किया, सी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये फैक्ट बन गया कि अभी फैक्ट यहाँ पे क्या है, फैक्ट इन इशू, कि राहुल का ट्रायल हो रहा है इस बात को लेकर कि राहुल ने जो है सी का मर्डर किया है, ठीक है। तो राहुल का उसलिए क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। उस ट्रायल से क्या क्या बातें पता चली, ट्रायल से पता चला जैसे कि अब कैसे, किससे स्टैब किया था उसने, रामपुरी चाकू से, रामपुरी चाकू से स्टैब किया था राहुल ने। तो यहाँ पे लिखा है कि किससे स्टैब किया, नाइफ से, ये पता चला। नाइफ से स्टैब किया, अच्छा, स्टैब करने पे क्या हुआ, स्टैबिंग से क्या हो गया, डेथ हो गई सी की। स्टैबिंग से क्या कॉज हुआ, डेथ हुई। अच्छा, इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था उसका मारने का उसको, या फिर ऐਵੇਂ ही खेल रहा था उसके साथ गुदगुदी गुदगुदी। तो इंटेंशन क्या था, इंटेंशन उसका टू कॉज डेथ था, टू कॉज डेथ, ठीक है। ये पॉइंट हो गए फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू को देखते हुए पुलिस क्या करेगी, पुलिस कहेगी राहुल ने सी को मारा है ना, पर क्या राहुल का इंटेंशन तो चलो टू कॉज डेथ था, पर क्या राहुल ही इसके पीछे था, कि राहुल ही चाहता था सी मरे, डायरेक्ट कनेक्शन है राहुल का सी के साथ। वो पता लगाने के लिए क्या किया, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली तो पता चला भैया बी का ना लेना देना था, बी की दुश्मनी थी सी के साथ। तो ये क्या निकल गया, इस केस से रिलेटेड एक रेलेवेंट फैक्ट निकला जिसकी हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद रेलेवेंट फैक्ट निकला, अब ये बी, कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि बी की दुश्मनी है सी के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन राहुल का सी के साथ तो था ही नहीं। राहुल को तो सुपारी दी गई है कि बी ने राहुल को सुपारी दी है, क्या दी है, सुपारी, ठीक है। उसके बाद पता चला कि ये सुपारी दी है, फिर ये नाइफ कहाँ से आया यार, ये नाइफ वाला फैक्ट जो फैक्ट इन केस निकल रहा है, फैक्ट इन इशू निकल रहा है, नाइफ कहाँ से आया, तो पता चला राहुल गया था काली पहाड़ी के पीछे, ठीक है। काली पहाड़ी के पीछे दुकान है, कैसे गया था, अपनी साइकिल से गया था। और वो साइकिल क्या है, उस साइकिल में ना काली पहाड़ी पे मान लो बहुत कीचड़ होता है, उस कीचड़ के निशान मिले। राहुल की साइकिल को जब छाना बीना गया तो उस साइकिल पे कीचड़ के निशान मिले, काले कीचड़ के निशान मिले जो काली पहाड़ी पे ही मिलते हैं। काली पहाड़ी के पीछे पुलिस चली गई, काली पहाड़ी के पीछे नाइफ की दुकान थी, वहां पे रामपुरी चाकू बहुत फेमस मिलता था, ठीक है। तो नाइफ का पता लग गया। अब ये जो स्टैब किया है ये किस टाइम किया है, ये जो डेथ हुई है और बॉडी मिली है उससे रिलेटेड मान लो स्टैब कैसे किया है, कहाँ पे किया है, कौन सी जगह पे किया है, ठीक है। फिर टाइमिंग्स उससे रिलेटेड, फिर इंटेंशन क्यों मारना चाहता था। वेट वेट, हमने बात की इंटेंशन की, तो इंटेंशन क्या था, क्यों मारना चाहा, क्योंकि उसको उसके बदले पैसे मिलते, पैसे बी से। तो ये क्या है, ये पैसे क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है कि उसका इंटेंशन जो था उसको कॉज डेथ तो था, लेकिन उससे रेलेवेंट क्या है कि उसको पैसे मिलते इसलिए टू कॉज डेथ था, ठीक है। तो ये होता है रेलेवेंट फैक्ट। क्लियर है, क्लियर ही होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम अपने पीडीएफ पे जहाँ पे हमने रेलेवेंट फैक्ट ऑलरेडी देख लिया। अरे यार क्या गलती कर दी थी मैं, रेलेवेंट फैक्ट एक से दूसरा जो कनेक्टेड होता है उसको रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। फिर लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। फैक्ट इन इशू
हमारा हो गया है, वहाँ पे बस एक्सप्लेनेशन है। तो कुछ टॉपिक्स और इस चैप्टर के रह गए हैं जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट, क्योंकि वीडियो रात में बन रही है। एंड कीप स्टडिंग और दैट्स इट। But if you like my videos and my efforts, then please do share it with your friends or your roommate, या फिर किसी के भी साथ जिसको आप चाहते हो कि उसके प्रयोग में आ जाए। इफ़ यू आर प्रोफेशनल स्टूडेंट तो आप अपने जूनियर्स को शेयर कर सकते हो। इफ़ यू आर इन CSET तो आप अपने सीनियर्स को शेयर कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से मेरे चैनल तक पहुँचे हो, अगर किसी भी लेवल के हो आप, और अगर आप सेम लेवल के नहीं हो जिसकी ये वीडियो है, तो भी आप शेयर कर दो, ताकि जो हेल्पफुल है, जिनको हेल्पफुल कह रही हूँ, जिनको जो नीडी हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। दैट्स इट। हैव अ गुड डे।